हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की गाड़ी शनिवार को दिल्ली में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा एम्स अस्पताल के पास हुआ है। हालांकि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। जानकारी दे रहे हैं कि अनिल विज सूरजपाल अमू के घर शोक जताने गए थे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में महिला विधायकों के ट्रैक्टर खींचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नोटिस भेजा है। आयोग ने हुड्डा से पूरे मामले में 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार और प्रशासन जुटा हुआ है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया आज हुड्डा डिस्पेंसरी पहुंचे और कोविड वैक्सीन लगवाने वालों से बातचीत की और केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कटारिया ने कहा कि कोविड को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। भारत में वैक्सीन कई देशों को एक्सपोर्ट हो रही है। उन्होंने 15 मार्च को वैक्सीन डे पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा कि 15 मार्च को प्रदेश में 1 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कटारिया ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बजट को खोदा पहाड़ निकली चूहिया पर कहा कि हुड्डा अब डगमगा चुके हैं। उनका अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका है। मनोहर सरकार का बजट हरियाणा को प्रगति की राह पर अग्रसर करने वाला है। कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसानों का आंदोलन 108वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसके बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन में आगे की रणनीति बनाई है। नई रणनीति के तहत 15 मार्च से लेकर 28 मार्च तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके तहत 15 मार्च को किसान कॉर्पोरेट विरोधी दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दिन किसान डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 17 मार्च को मजदूर संगठनों के साथ एक कन्वेंशन की जाएगी। फिर 19 मार्च को मुजारा लहर दिवस मनाया जाएगा। इस दिन FCI और खेती बचाओ के तहत मंडियों में किसान प्रदर्शन करेंगे। वहीं 23 मार्च को शहीदी दिवस के मौके पर युवा किसान बॉर्डर पर धरना देंगे। 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। इसके बाद 28 मार्च को होलिका दहन के दिन किसान तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में खड़ी फसलों को जोतने की आग लपटे और अब पलवल जिले तक भी पहुंच चुकी है। शुक्रवार को जनौली गांव में 2 किसानों के 6 बीघा खड़ी गेहूं की फसल को पूरी तरह से जोतकर नष्ट कर दिया गया। हालांकि जब इसकी सूचना धरने पर बैठे किसानों को मिली तो किसानों की कमेटी के सदस्य किसानों को समझाने के लिए जनौली गांव पहुंचे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी किसान हरिराम और अतीत तेवतिया के फसल जोतते ट्रैक्टर को नहीं रोक सके। करनाल के नीसिंग में किसानों की तरफ से नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर के कार्यक्रम का काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। दरअसल गौशाला के इस कार्यक्रम में विधायक को पहुंचना था, पर स्थिति का अंदाजा होने के चलते वो इस कार्यक्रम में नहीं आए। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद से किसानों में और ज्यादा गुस्सा है। किसानों का कहना है कि बीजेपी जेजेपी और जिन निर्दलीय विधायकों ने किसानों का समर्थन नहीं किया उनका विरोध किया जाएगा। उधर झज्जर में भी बीजेपी जेजेपी नेताओं के प्रोग्राम का हजारों किसानों ने इकट्ठा होकर विरोध किया। दरअसल किसानों ने ऐलान किया था कि बीजेपी जेजेपी नेताओं के प्रोग्राम का विरोध किया जाएगा। इस दौरान चाहर खाप समेत तमाम खापे और महिला किसान इकट्ठा हुए। कुरुक्षेत्र में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के जन्मदिवस के कार्यक्रम का भाकियू कार्यकर्ताओं ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर विरोध किया। इस दौरान नेताओं को किसान नेताओं के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगनी पड़ी। कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर डटे किसान अपने मजबूत इरादों के साथ बॉर्डर पर बने अपने आशियाने को भी मजबूती दे रहे हैं। बहादुरगढ़ बाईपास पर सेक्टर 13 पर किसानों के लिए पक्के कमरे बनाए जा रहे हैं। दादरी के पातवास गांव की ओर से बनाए जा रहे ये कमरे पूरी तरह से पक्के मकान की तरह बनाए गए हैं, जो हर मौसम को बखूबी झेल सकते हैं। आंदोलन के दौरान लगाए गए टेंट आंधी की वजह से फट गए थे, जिसके बाद यहां पक्के ठिकाने बनाने का फैसला लिया गया। किसानों का कहना है कि वो अपनी मांग को लेकर लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वो कृषि कानून का समर्थन करने वाले नेताओं का विरोध करेंगे। कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच किसानों के लिए टिकरी बॉर्डर पर गन्ने का लंगर लगाया गया। दरअसल पिहोवा के किसान रस निकालने के लिए कोलू की मशीन लाए, जिसके बाद एक साथ हजारों गन्ने का जूस निकाला जा रहा है।
किसानों को गन्ने का जूस उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान किसानों ने कहा कि खेत हमारा, गन्ना हमारा, किसान भी हम हैं। वो कृषि कानून रद्द करवाकर दम लेंगे। किसानों ने बताया कि संघर्ष लंबा है, इसलिए पक्के आशियाने बनाए रहे हैं। फरीदाबाद की फल और सब्जी की डबुआ मंडी में इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहां दुकानों के अलॉटमेंट को लेकर बड़ा घपला सामने आया है। दरअसल छोटे दुकानदारों का यह आरोप है कि प्रशासन द्वारा डबुआ मंडी में साल 2019 में छोटे दुकानदारों को जगह अलॉट की गई थी, लेकिन जिन लोगों को यह जगह मिली वो ना तो सब्जी बेचने वालों में से हैं और न ही उनका इस मंडी से दूर दूर तक कोई वास्ता रहा है। इन जगहों के जो असली हकदार हैं वो आज भी यहां 7 से 10 हजार रुपए महीने का किराया देकर अपनी दुकान चला रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को ये जगह अलॉट की गई उन्होंने ये जगह किराए पर चढ़ा दी है। फरीदाबाद में बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से गेहूं की खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी फसल तेज हवा की वजह से गिर गई, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। अब किसान इस बात को लेकर चिंतित हैं कि महंगे दामों पर खाद और बीज खरीदकर फसल बोई थी, लेकिन कुदरत के कहर ने उनकी फसल को बर्बाद कर दिया, तो उनका घर का खर्च कैसे चलेगा। पूरे प्रदेश में फसल की कटाई चल रही है, लेकिन कल अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि ने नांगल चौधरी के किसानों के लिए मुसीबत साबित कर दिया। दरअसल बारिश में खेतों में खड़ी सैकड़ों एकड़ फसल पानी पानी हो गई। इन दिनों सरसों की फसल की कटाई चल रही है, गेहूं की फसल कटने को तैयार है। कल हुई बारिश ने किसानों के तैयार फसल पर पानी फेर दिया। अब किसान सरकार से मुआवजे की आस में है, किसी तरह उनके परिवार का पालन पोषण हो सके इस उम्मीद में है, और बैंक से लिया हुआ लोन चुका सके ये भी उन्हें उम्मीद है। हरियाणा बजट पर सरकार के मंत्री से लेकर विपक्ष तक लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शनिवार को कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल रेवाड़ी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बजट को लेकर कई बातें कही। बजट की तारीफ करते हुए बनवारी लाल ने कहा कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में स्वास्थ्य, कृषि और प्रदेश के विकास को ज्यादा महत्वता दी गई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव से कांग्रेस को सिर्फ निराशा हाथ लगी है। सफेदों में महिला बैंक कर्मचारी के साथ ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जानकारी के मुताबिक महिला कर्मचारी की जहर के प्रभाव से शुक्रवार रात पानीपत के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने पति पर ही जहर देने का आरोप लगाया। मृतका के पिता की शिकायत पर सफीदो शहर थाना पुलिस ने पति, सास और ननद पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, जबरदस्ती जहर देकर मारने के मामले में केस दर्ज किया है। सोनीपत में फायरिंग की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला खड़खौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव गोपालपुर से सामने आया है। एक घर में शादी समारोह का संगीत चल रहा था, जहां गांव के एक युवक ने आकर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में दुल्हन समेत 3 लोगों को गोलियां लगी, जिन्हें उपचार के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना खरखौदा थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग को अंजाम क्यों दिया गया, जांच के बाद पता चलेगा। प्रदेश में दिन ब दिन लूटपाट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये मामले साफ तौर पर पुलिस के सुस्त रवैये को दिखाते हैं। ताजा मामला बल्लभगढ़ से सामने आया, जहां एक स्कूल कर्मचारी करीब 4,82,000 की रकम लेकर जा रहा था, लेकिन इसी बीच में गली में बाइक सवार लुटेरों ने गाड़ी को रोककर और कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर पैसों से भरा बैग छीन लिया, फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तफ्तीश शुरू कर दी है। सोनीपत नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू की। क्षेत्र में करीब 500 डिफॉल्टर ऐसे हैं जिन पर 1-1 लाख रुपए से कहीं ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है और बार बार नोटिस जारी करने पर वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। अब इन डिफॉल्टर लोगों की प्रॉपर्टी को सील करने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही 5 टीमों का गठन कर दिया है। अगले सप्ताह से बकायेदारों की प्रॉपर्टी सील करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा रखा है। 2010 से 2021 तक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 2017 तक 25% टैक्स और पूरे ब्याज की छूट मिलेगी। साथ ही उसे चालू वित्त वर्ष पर 10% की छूट मिलेगी। विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उन उपभोक्ताओं को 10% की छूट दी जा रही है जिन्होंने 2017-18, 18-19, 19-20 का प्रॉपर्टी टैक्स उस वर्ष जुलाई में भर रखा है। ऐसे डिफॉल्टर लोगों को 31 मार्च तक छूट देने का मौका है।
गुरुग्राम नगर निगम लीज पर दी गई 1053 दुकानों को सेल करेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक पॉलिसी तैयार की जा रही है। हालांकि पहले भी इस बारे में एक पॉलिसी तैयार हुई थी, लेकिन इसमें कई तरह की खामियां होने के चलते इसे लागू न किया जा सका। अब संशोधन के बाद ये लागू होगी और उसके बाद गुरुग्राम ही नहीं, प्रदेश के अन्य निकायों के अधीन सरकारी दुकानों को भी बेचा जा सकेगा। पानीपत के मोहाली गांव में साइड न देने पर एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने बुरे तरीके से पिटाई कर दी। मिली जानकारी के अनुसार युवक निम्बरी गांव का रहने वाला है, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। दूसरे गांव के शराब के ठेकेदार के साथ कुछ लोग मौजूद थे। साइड न मिलने पर कार सवार ठेकेदारों ने मारपीट करना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद अन्य बाइक सवार व्यक्ति भी वहां पहुंच गए। लाठी डंडों से जयकरण की, दोनों टांगे तोड़ डाली और झाड़ियों में फेंक दिया। एपीएमसी कानून में संशोधन के मुद्दे पर विधानसभा ने विधायकों की कमेटी गठित की। आपको बता दें कि एपीएमसी एक्ट के सेक्शन 8A के सब सेक्शन 7 और सेक्शन 42 में संशोधन हो सकता है। धारा 42 के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। ये वर्तमान स्थिति है, लेकिन संशोधन के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद को सिविल कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जा सकेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कमेटी बनाने की घोषणा की थी। विधायक किरण चौधरी, अभय सिंह यादव, राम कुमार गौतम, भारत भूषण बत्रा, सुधीर कुमार सिंगला इस कमेटी के लिए नामित हैं। ये कमेटी बजट सत्र के दौरान ही सुझाव देगी। हिसार में मिड डे मील वर्कर ने बकाया वेतन और भत्ते के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। वर्कर्स ने पक्के रोजगार और न्यूनतम वेतन मूल्य के लिए भी मांग की। उधर प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव जय भगवान ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं का सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन देश की 25 लाख मिड डे मील वर्कर्स को भुखमरी की कगार पर छोड़ रखा है। लंबे समय से मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की आज दोपहर हिसार रोड स्थित पंजाब पैलेस में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 22-23 मार्च को सिरसा में होने वाले द्विवार्षिक सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श हुआ। इसी के साथ बिजली निगम के टुकड़ों में निजीकरण करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, खंभे और अन्य उपकरण कर्मचारियों से बनवाए जाने के साथ ही एक्स ग्रेशिया सहित अन्य मांगों को लेकर विचार विमर्श हुआ। गुरुग्राम में कोरोना की एंट्री को 1 साल हो गया है। 1 साल में हजारों लोगों ने कोरोना को मात दी, कई ने अपनी जान गंवा दी। साइबर सिटी में आज ही के दिन पहला केस सामने आया था, जब मलेशिया से लौटी छात्रा कोरोना संक्रमित पाई गई थी। बात करें आंकड़ों की तो साइबर सिटी में जहां 1 साल के दौरान जारी आंकड़ों में 359 संक्रमण से जूझते मरीजों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं 59,698 मरीजों में कोरोना संक्रमण दर्ज किया गया था। इन आंकड़ों के हिसाब से 58,788 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। गोहाना शहर में लगने वाले जाम से निपटने के लिए अधिकारियों ने कमर कस ली है। जाम से निजात दिलाने के लिए गोहाना पुलिस ने अवैध तरीके से सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। गौरतलब है कि शहर में अतिक्रमण के चलते अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके बाद गोहाना के एसडीएम परमजीत ने अधिकारियों को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के साथ साथ गोहाना पुलिस को भी आदेश दिए कि सड़क के बीच में अवैध तरीके से गाड़ी खड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके चालान किए जाए, ताकि शहर को जाम से मुक्त कराया जा सके। सिरसा में भी आमजन को महंगाई का झटका लगा है। यहाँ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट का चार्ज बढ़ा दिया गया है। अब प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए की जगह 30 रुपए में मिलेगा, यानी लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट के लिए पहले के मुकाबले अब 3 गुना ज्यादा पैसे देने होंगे। लोगों ने रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में इजाफा पर नाराजगी जाहिर की। कैथल में आरटीओ के लोकेशन शेयर करने के मामले में सरकारी गाड़ी के 2 चालक गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि 20 जनवरी की रात को आरटीओ की गाड़ी कैथल जींद हाईवे पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार उनकी गाड़ी का पीछा कर उनकी लोकेशन को शेयर कर रहा था। शक होने पर चेकिंग के टीम ने युवकों को काबू किया। जांच के दौरान पता लगा था, दरअसल युवक मोबाइल के जरिए ओवरलोड वाहन के चालकों को आरटीओ की टीम लोकेशन शेयर कर रहा था, ताकि ओवरलोड वाहन दूसरे रास्तों से निकल जाएं। इस मामले में 6 अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हैं। बल्लभगढ़ के गांव सीकरी और झाड़सेतली में एनएचआईए द्वारा 2 पुलों का निर्माण किया गया, जिसका भी उद्घाटन किया गया था। दरअसल पुल के नीचे सर्विस रोड पर जिन लोगों ने हाईवे से मुआवजा ले लिया था, उन्हीं लोगों ने दोबारा से अपनी दुकानें तैयार कर ली हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। गांव सीकरी निवासी शिवपाल तेवतिया ने बताया कि एनएचआईए से अपनी जमीन का मुआवजा लेने के बाद भी दुकान बनाकर खड़ी कर दी है, जो कि सरकारी जमीन पर है, जिसकी अधिकारियों को भी शिकायत दी गई। उसके बाद भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार ने 2 एसएचओ और 1 एएसआई का तबादला कर दिया। वहीं अब रूपेश चौधरी ने रतिया सिटी थाना प्रभारी होंगे और कुलदीप गढ़वाल सीआईए प्रभारी का पद संभालेंगे। गुरुग्राम से बिजली गिरने का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां बारिश के दौरान एक पेड़ के नीचे खड़े 4 लोगों के ऊपर बिजली गिरने से चारों घायल हुए।
ये मामला सेक्टर 82 वाटिका के सिग्नेचर विला का है, जहां शुक्रवार की शाम हल्की बूंदाबांदी के दौरान वहां काम कर रहे 4 माली एक पेड़ के नीचे खड़े थे। आसमानी बिजली गिरी और चारों ढेर हो गए, घायल हुए। सीसीटीवी ने तस्वीरें कैद कर ली। तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में चारों माली एक साथ जमीन पर गिरते देखे जा सकते हैं। गंभीर हालत में हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज हो रहा है। एक की मौत हो गई। कुरुक्षेत्र के पारलू गांव के मारकंडा नदी में बम के पुराने शेल मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचते ही इलाके को सील किया। पुलिस कह रही है कि जो वस्तु बम की तरह लग रही है, एक्सपर्ट जांच के बाद ही इसके आधार पर कुछ कहा जा सकता है कि ये कहां इस्तेमाल किए जाते हैं और यहां कैसे पहुंचे। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मिले शेल को डिफ्यूज करते हुए एक शेल में ब्लास्ट हो गया, जबकि दूसरे शेल को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। जिस समय ब्लास्ट हुआ, बम के पास कोई नहीं था। प्रदेश में दिनों दिन लूटपाट के मामले बढ़ रहे हैं। ये मामला साफ तौर पर पुलिस के सुस्त रवैये को दिखाते हैं। ताजा मामला शहर के गत दिवस बालाजी पब्लिक स्कूल का है। स्कूल का एक कर्मचारी बैंक से पैसे लेकर स्कूल जा रहा था। तैसे ही लुटेरों ने उसकी कार पर हमला किया, आंखों में मिर्ची डाली और पैसे लेकर फरार हो गए। स्कूल प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। कैथल के साई कॉलोनी में एक टीचर ने बीते दिनों कहा सुनी पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसे लेकर पुंडरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल 2 दिन पहले हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी जयप्रकाश को अरेस्ट किया। मामले को लेकर थाना प्रभारी निर्मल कुमार कह रहे हैं कि पुंडरी पुलिस ने आरोपी जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट से अपील भी की जाएगी कि जयप्रकाश का रिमांड दिया जाए, ताकि वो हत्याकांड में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को, यानी कि मर्डर वेपन को बरामद करें। करनाल के नलेपार गांव की एक 12वीं कक्षा की छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप है। दरअसल छात्रा ने गेहूं में रखी सल्फास खा ली थी। जैसे ही घर वालों को पता चला, युवती को अस्पताल ले गए, लेकिन कल्पना चावला अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत हुई। मृतका के परिजन कह रहे हैं कि युवती काफी समय से परेशान चल रही थी, जिसकी वजह से उसने शायद आत्महत्या की। बहरहाल पुलिस को सूचना मिलते ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुक्रवार को डबवाली के राजकीय स्कूल के प्रिंसिपल ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शव के पास से पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें प्रिंसिपल ने 5 लोगों के नाम लिखे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक प्रिंसिपल ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते खुदकुशी की। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल बीते 24 घंटे में 385 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें गुरुग्राम में 88, करनाल में 50 नए केस सामने आए। कुरुक्षेत्र में 63, अंबाला में 40, पंचकुला और यमुनानगर में 29 नए मामले सामने आए। दरअसल प्रदेश में अब तक 3069 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक कुल 2,74,273 केस निकलकर सामने आए। एक दिन में 253 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी, जबकि अब तक 2,68,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। फतेहाबाद की अनाज मंडी में नेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में कई राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल फतेहाबाद में 15 मार्च तक चैंपियनशिप चलेगी, लेकिन चैंपियनशिप का आयोजन कर रही इंडियन वुशु एसोसिएशन कोरोना नियमों का पालन करती नजर नहीं आ रही। दरअसल खिलाड़ियों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा मास्क इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। एसोसिएशन के सीईओ सोहेल अहमद ने बताया कि उनके द्वारा कोरोना को लेकर पूरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इस चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी चाइना में होने वाली यूथ एशियन गेम्स में भी हिस्सा लेंगे। देश और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब पुलिस ने मास्क न पहनने वालों पर नकेल कसनी शुरू कर दी। भिवानी पुलिस ने शनिवार को बिना मास्क के गाड़ी चलाने वाले लोगों के चालान काटने का विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने मास्क न लगाने वाले लोगों के चालान काटे, लोगों को समझाया भी, मास्क भी दिया, जबकि लोग मास्क लगाकर ही बाहर निकले। ये जानकारी देते हुए हमने और पुलिस को भी देखा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर यमुनानगर जिला प्रशासन ने कोरोना के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। इसके तहत घर घर जाकर अब लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया जाएगा। 15 मार्च को वैक्सीन डे मनाया जाएगा, जिसके लिए जिले में 50 सरकारी सेंटर, 20 निजी केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकारी केंद्रों में यह वैक्सीनेशन फ्री होगा, लेकिन निजी में 250 रुपए देना होगा। 21,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान का पार्षदों ने समर्थन की, सराहना की। पार्षद कहते हैं कि हम लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जगाएंगे। गुहाना में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया। दूसरे चरण के लिए शहर के नागरिक अस्पताल और सत्संग भवन में कैंप लगाया गया। यह कैंप रोटरी कैंप की सहायता से लगाया गया है। कैंप में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक कोरोना के टीके लगेंगे। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगभग 1 घंटे में 70 मिनट में टीके लगाए गए। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। साथ ही टीकाकरण के बाद कैंप में ही 30 मिनट तक आराम करने की व्यवस्था है। अब मरीजों को कोरोना की रिपोर्ट के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दरअसल अंबाला में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट अब हर व्यक्ति के मोबाइल फोन पर ही दिख जाएगी। डाउनलोड भी कर सकेंगे आप। ये रिपोर्ट अधिकारी के साइन से अटेस्ट होंगी।
इस कोविड रिपोर्ट को मेडिकल रूप में भी स्कूल, कॉलेज, सरकारी और गैर सरकारी विभागों में आप छुट्टी के लिए या अन्य जगह पर कोरोना रिपोर्ट जो जहां मांगी जाती है आप दे सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दरअसल एक आईडी दी जाएगी जो आपको इस रिपोर्ट के लिए देनी होगी। यह आईडी आपको सैंपल के समय दी जाएगी। रिपोर्ट साइट पर टेस्ट करवाने के लिए 24 से 36 घंटे में अपलोड कर दी जाएगी। बता दें कि अंबाला में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी ट्रेन के एक कोच में आग लग गई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। दरअसल शताब्दी ट्रेन के एक कोच C5 में आग लगी है। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। बताया जा रहा है कि डोईवाला के करीब जंगल में आग लगी थी। ट्रेन का ये कोच हरिद्वार में ही खाली हो जाता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हिंदूराव अस्पताल में लैब टेक्नीशियन स्वर्गीय राकेश जैन के परिवार से मुलाकात कर 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा की। हिंदूराव अस्पताल में तैनात लैब टेक्नीशियन राजेश जैन जी को भी लोगों की सेवा करते हुए कोरोना हुआ, देहांत हो गया उनका। आज उनके परिवार से मिलकर 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिल्ली के सीएम ने दी। बेंगलुरु में ऑनलाइन फूड डिलीवरी को लेकर उठे बवाल के बीच डिलीवरी बॉय का बयान सामने आया। डिलीवरी बॉय का कहना है कि ऑर्डर लेट होने की वजह से महिला ने पहले बदतमीजी की और जब वो उससे हाथापाई करने लगी तो महिला की ही रिंग महिला के नाक पर लगी, तभी वो घायल हुई। इससे पहले हितेशा चंद्राणी नाम की युवती ने सोशल साइट पर अपना वीडियो शेयर कर बताया था कि ऑर्डर लेने से मना करने पर फूड डिलीवरी बॉय ने हमला कर दिया।